Are you all comfortable in English and Hindi both? Yes, sir. In which language you would be more comfortable, Hindi or English? इंग्लिश पे या हिंदी ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है? इंग्लिश और 12th के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ 11th के हैं और कुछ 9th के हैं। 9th वाले कौन से हाथ खड़े करेंगे? अच्छा, आप सब QR कोड वाले? ठीक है। अभी थोड़ा 15-20 मिनट ही आई वुड बी एबल टू इंटरेक्ट, क्योंकि फिर DFO सर से मिलने जाना है। एक मैं बेसिकली आपको कुछ सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं अनुपम शर्मा हूँ। ग्रेजुएशन मैंने IIT दिल्ली से किया हुआ है, BTech इलेक्ट्रिकल। उसके बाद में कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किए थे, गेट वगैरह। गेट का नाम सुना? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर। उसके बाद में एक कंपनी होती है जनरल इलेक्ट्रिक, जो थॉमस एडिसन की कंपनी थी। वहां पे मेरा प्लेसमेंट लगा था, बस वहां पे गया नहीं था मैं। उसके बाद में UPSC की तैयारियां शुरू कर दी थी और फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हुआ था। थोड़ा सा 5 और मिनट आपको मैं फॉरेस्ट सर्विस या वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या काम करता है, थोड़ा सा ये ब्रीफ कर देता हूँ, सो दैट आप में से किसी का इंटरेस्ट उस तरफ अगर इवोक हो तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दोज एग्जाम्स अकॉर्डिंगली। मैडम आपके कहीं बैठ जाइए। वन विभाग के मेनली 3 गोल रहते हैं, 3 काम रहते हैं। एक तो है प्रोटेक्शन, एक है प्लांटेशन, एक है डेवलपमेंट। प्रोटेक्शन किसका करते हैं? वन विभाग वाले किस चीज का प्रोटेक्शन करते हैं? फॉरेस्ट का और एनिमल्स का और प्लांट्स का। मेनली ये 3 चीजों का, फॉरेस्ट, एनिमल और प्लांट। फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? किस चीज से प्रोटेक्शन करना है? आप जरा करके बोलिए। डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल इलीगल सेलिंग से, और ये तो प्लांट वाला हो गया, है ना? फॉरेस्ट इन जनरल लैंड को कैसे प्रोटेक्ट करना है या किस चीज से करना है? सबसे पहले तो फॉरेस्ट फायर हमारी होती है, आग लगती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करना होता है। दूसरा अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण मतलब जमीन पे कब्जा, उससे हमें प्रोटेक्ट करना होता है। और तीसरा अवैध कटाई, इन जनरल अवैध कटाई, उससे हमें प्रोटेक्ट करना होता है। और क्या? एनिमल हंटिंग को एनिमल पर थोड़ा कवर कर देंगे, तो मोटा मोटा तौर पे। और कई बार ग्रेजिंग होती है। ग्रेजिंग मतलब कि जो आसपास गांव के चरवाहे वो जंगलों में आके फिर कई सारे छोटे छोटे पौधे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ग्रेजिंग एक लिमिट तक हो वो ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रेजिंग से छोटे छोटे पौधे रीजनरेशन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह से हम फॉरेस्ट का इन जनरल ओवरऑल प्रोटेक्शन करते हैं। एनिमल्स का प्रोटेक्शन मेनली जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, और अगर फॉरेस्ट का अच्छे से प्रोटेक्शन हो रहा है तो एनिमल्स को ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट एनिमल्स के स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन के लिए हमारे इंडिया में एक लॉ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? उसमें उस एक्ट के तहत 2-3 एंटिटीज बनी हुई है। एक तो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक होता है नेशनल पार्क, और एक होता है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में से ही होता है, तो लार्जली 2 तरह के होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क। अब कोई आप में से कोई नेशनल पार्क का एग्जाम्पल बताएगा? सतपुरा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुड़ा, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना, और बांधवगढ़, गिर, बहुत सारे हैं, है ना? तो अराउंड 100 नेशनल पार्क है इंडिया में। और ये सब का जो भी नेशनल पार्क है, यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट जो होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही करता है। मैनेजमेंट इन द सेंस वहां पे पूरा गश्ती वगैरह, मॉनिटरिंग, कोई बाहर से इलीगली ना आए। बट टूरिज्म हमें प्रमोट करना है, बिकॉज टूरिज्म का मेन आइडिया या मेन इंटेंशन क्या है? लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, है ना? तो वो टूर ऑपरेशन पूरा मैनेजमेंट वो भी वन विभाग करता है। इसके अलावा प्लांटेशन का जो वहां पे स्टूडेंट ने बोला था कि जो भी मेन इंपॉर्टेंट स्पीशीज है
उन सबका प्लांटेशन का दायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रहती है। जैसे चंदन का लकड़ी नाम सुना है हर किसी ने, बहुत महंगी होती है, इसका प्रोटेक्शन हम लोग करते हैं। रेड सैंडर्स, ये ऑल्दो मध्य प्रदेश में नहीं है, नीचे है। वीरप्पन का नाम सुना है सबने? वीरप्पन डाकू है ना, साउथ में था वो लाल लकड़ी, लाल चंदन, रेड सैंडर्स बोलते हैं, उसकी तस्करी या स्मगलिंग करता था। उस लाल लकड़ी को या रेड सैंडर्स के प्रोटेक्शन का काम भी वन विभाग का रहता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। इसी तरह यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कीमती लकड़ियों में से एक है सागौन, इसका भी हमें प्रोटेक्शन करना होगा। ये तो काम है प्रोटेक्शन का, ठीक है। उसके अलावा कुछ फॉरेस्ट के एरियाज, कुछ फॉरेस्ट के पैचेस जो थोड़ा खराब हो गए हो, डिग्रेड हो गए हो, जहाँ पे पौधों की, प्लांट्स की डेंसिटी थोड़ा कम हो, वहां पे वन विभाग प्लांटेशन करवाता है, ठीक है। प्लांटेशन कौन कौन सी स्पीशीज से, अलग अलग स्पीशीज, प्रेफरेबली जो लोकली पाई जाती है और लोकल अवेलेबल होता है। जैसे मान लीजिए सागौन हो गया, आंवला हो गया, खैर हो गया, शीशम हो गया, बहुत सारे होते हैं। ये मोटे मोटे तौर पर प्लांटेशन है। अब तीसरा है डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है और इसका इंटेंशन क्या होता है, ये हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू जो इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। डेवलपमेंट हमें मेनली करना होता है, या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमें डेवलप करना है। फॉरेस्ट के गांव, फॉरेस्ट के, सपोज ये फॉरेस्ट का पैच है, यहाँ पे एक गांव होगा, ये आसपास में कुछ गांव होंगे, तो यूजुअली क्या देखा जाता है कि अगर इनके पास में कोई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कोई रोजगार के साधन नहीं होते, तो they will automatically resort to either hunting या poaching, बात सही है, illegal cutting, अतिक्रमण, ये सब illegal एक्टिविटीज में लगेंगे। तो इनको उस तरफ जाने से रोकने के लिए हमें इनका लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट करना होता है, ठीक है। लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट के कुछ अलग अलग इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट से डराइव कई सारी चीजें होती हैं। फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है हमें? मेडिकल हब्स, हैंड रेस करके एक एक करके बोलते हैं। मेडिकल हब्स वगैरह, मेडिकल हब्स बहुत अच्छा पॉइंट है। और फ्रूट्स मिलते हैं, और फ्लावर्स बिल्कुल ठीक है, और वुड मिलता है, मेडिसिन हर्ब, मोटे मोटे तौर पे कई सारी चीजें मिलती है। अब ये तो है वो चीजें जो टेंजिबल होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, या जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं। कई चीजें होती हैं जो इंसानी या ह्यूमन सिविलाइजेशन के लाइफ या सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ऑक्सीजन, वो फॉरेस्ट से मिलता है। वाटर का रिचार्ज, वो फॉरेस्ट में होता है। ज्यादातर मध्य प्रदेश और इनफैक्ट एंटायर इंडिया, काफी सारी नदियां फॉरेस्ट एरिया से ही निकलती हैं। तो इन सब का मान लीजिए जो भी हमने प्रोडक्ट्स बताए, सपोज महुआ हो गया, महुआ बहुत ही एक काफी मैजिक ट्री टाइप का है। मैजिक ट्री कैसे? मैजिक महुआ हो गया, कोई और चीज हो गई, महुआ के फ्लावर्स या महुआ के फ्रूट जो होते हैं, वो उससे कई सारी चीजें बनती है। ट्रेडिशनली तो उससे अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह बनता है, बट आजकल कई और चीजें बनने लग गई हैं। उसमें बिस्किट्स बनते हैं, महुआ के लड्डू बनते हैं, महुआ ऑयल जो कि सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे साबुन बनता है, और भी कई चीजें होती हैं। और ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। जो भी बाजार में कॉस्मेटिक आइटम्स मिलते हैं, उससे काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ लोकल गांव में ये कुछ छोटी मोटी चीजें, इनिशिएटिव्स या फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बेसिस पे कोई लाइवलीहुड जनरेशन करवा पाए, मान लीजिए छोटा सा महुआ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनवा दिया, या जंगलों में आंवला बहुत होता है, आंवले की प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवा दी, या फिर और कई चीजें हैं, वो करवाने से गांव वालों का लाइवलीहुड कुछ हुआ, उन्हें फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि भाई फॉरेस्ट की वजह से हमें लाइवलीहुड मिल रहा है। उस वजह से वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में थोड़ा और अपना एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारा डेवलपमेंट वाला काम होता है। समझ गए? मध्य प्रदेश में या सतना की अगर बात करें, सतना में लगभग कितना परसेंटेज लैंड
फॉरेस्ट के अंदर होगा, कोई आइडिया? गैस 70%. नहीं नहीं, इतना नहीं, सतना डिस्ट्रिक्ट 40%. 30%. 30%, लगभग 30%। तो सतना डिस्ट्रिक्ट का 30% जो लैंड एरिया है वो हम लोग मैनेज करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हायरार्की क्या होती है? सबसे एक डिवीजन में, एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर होते हैं डीएफओ, ठीक है। और डीएफओ का लेवल क्या रहता है? डीएफओ का लेवल रहता है जो डीएम होता है उनके इक्विवेलेंट, या एसपी होता है उनके इक्विवेलेंट, और या फिर सीईओ, ये लगभग सेम लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। और एक डिवीजन में या एक डिस्ट्रिक्ट में यूजुअली ज्यादातर एक डीएफओ रहते हैं, ठीक है। उसके नीचे सब डिविजन होते हैं, वहां पे एसडीओ होते हैं, सब डिविजन में एसडीओ होते हैं। हर सब डिविजन में कुछ कुछ रेंज होती है, जैसे तहसील होती है। तहसील सतना डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी है? एग्जाम्पल ये सारे। हर एक तहसील में वो रफली एक रेंज होता है, फॉरेस्ट में उसको रेंज बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली में हमारे लिए तहसील इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू रेंज, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। या और हर रेंज में या हर तहसील में एक रेंजर, रेंज ऑफिसर वो होते हैं, आरओ, रेंज ऑफिसर। और रेंज ऑफिसर्स के पास में या रेंज ऑफिसर्स के एक एक तहसील में कई कई गांव को मिला के एक बीट बनाया जाता है, एक बीट होती है। तो उन बीट्स पे एक एक फॉरेस्ट गार्ड होते हैं जिनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। बीट ऑफिसर बोला जाता है, एफजी फॉरेस्ट गार्ड बोला जाता है, और भी कई सारी चीजें। तो ये हमारी हायरार्की रहती है। और इन जनरल इंडिया में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होता है? जो पूरे भारत में सर्विस दे सकते हैं। हाँ, पूरे भारत में, बट लेकिन जैसे मान लीजिए रेलवेज वाले भी पूरे भारत में सर्विसेज देते हैं। एक होता है सेंट्रल सर्विसेज, वो स्टेट है। जो टॉप मोस्ट लेवल की सरकारी या गवर्नमेंट सर्विसेज होती है उसमें एक तो होता है सेंट्रल सर्विसेज, प्रोग्रेस सर्विसेज जो होती है सेंट्रल, और एक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब ये होता है कि रिक्रूटमेंट तो यूपीएससी करता है। हाँ, इन सारी जो भी ग्रुप ए सर्विसेज होती है सबका रिक्रूटमेंट यूपीएससी करता है। और रिक्रूटमेंट तो यूपीएससी करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है मोटे मोटे तौर पे, बट जो इनको काम करना होता है वो स्टेट गवर्नमेंट में जाके करना होता है। और जो इनका रेगुलर सुपरविजन और इनको मॉनिटर करने का काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और ऑल इंडिया सर्विसेज इंडिया में कितनी है? 3 है। एक तो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस, इंडियन आईपीएस, एक फॉरेस्ट सर्विस। आईएएस वाले लोग बनते हैं डीएम, मतलब शुरू में एसडीएम, फिर सीईओ, फिर एडीएम, फिर डीएम। उसके बाद में हो सकता है वो हेडक्वार्टर में या मिनिस्ट्रीज में जाके ऊपर जाके सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सब बनते हैं। आईपीएस कौन बनते हैं? हाँ, मतलब आईपीएस ऑफिसर्स कौन सी पोजीशन होल्ड करते हैं? एसपी वगैरह। और आईएफएस मैंने आपको बता ही दिया, स्टार्टिंग लेवल हमारा ट्रेनिंग में तो रेंजर भी हमें बनाया जाता है, ट्रेनिंग में हमें एसडीओ भी बनाया जाता है, और उसके बाद में जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो डीएफओ बनते हैं। डीएफओ के बाद में हमारे जो टर्मिनोलॉजी होती है वो होता है सीसीएफ। सीसीएफ का मतलब होता है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और जो सबसे ऊपर वाले ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं हमारे पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ओवरऑल वन विभाग या फॉरेस्ट हायरार्की का ये है। अब मान लीजिए अगर आपको फॉरेस्ट के काम में किसी को कोई इंटरेस्ट आता है तो उस तरफ आप जा सकते हैं। सिमिलरली और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे कोई सभी, आप थोड़ा माइंड अपना ब्रॉड रखिए आगे अपने करियर के लिए। बट हाँ, एक चीज और, अभी से ही बहुत ज्यादा प्रेशर या लोड नहीं लेना है। अभी तो कॉलेज वाले जाइए, थोड़ा एंजॉय करिएगा, बिल्कुल अभी टेंशन ज्यादा चीजों की नहीं लेनी है। अगर आपको कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो टीचर का हो, प्रोफेसर का हो, टीचर वगैरह के लिए नेट या
सीटेट होता है, हाँ सीटेट होता है, और टीचर बन के भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, या फिर प्रोफेसर बन के भी अच्छा काम किया जा सकता है, IAS IPS IFS बन के भी अच्छा काम हर पोजीशन से किया जा सकता है, बस आपका इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। और हर गवर्नमेंट एग्जाम का, इनफैक्ट जो कि हर रिटन एग्जाम का एक सिंपल स्ट्रेटेजी जो है आगे के लिए आपके काम में आएगी, और अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है किसी चीज का। तो एक स्ट्रेटेजी है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करना होता है। जैसे मैंने सिर्फ एक हफ्ते पढ़ के दिया था, और इस एक हफ्ते में मैंने पिछले 10-15 साल के जो भी क्वेश्चन आए थे वो अंडरस्टैंड कर लिए थे, और कुछ जो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे वो रख लिए थे, और इससे ही मेरी लगभग ऑल इंडिया में 70 रैंक आ गई थी। तो ये वाली स्ट्रेटेजी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे अपना पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा एफर्ट स्ट्रीमलाइन करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको रन करेगा। इसके अलावा किसी का मान लीजिए डॉक्टर बनने का सपना हो, किसी का फैशन डिजाइनर बनने का सपना हो, या फिर स्टार्टअप खोलने का सपना हो। जैसे आज सुबह ही मैंने बताया था एक डेवलपमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, अभी हमारे पास में वन विभाग के पास में सपना में कुछ पैसा पड़ा हुआ है जो हमें डेवलपमेंट के लिए लगाना है, ठीक है, क्लियर है। इसके लिए मैंने फॉर इंस्टेंस आज या कल एक स्टार्टअप वाले से बात की थी। अब उनका सिंपल से इनोवेशन ये था कि उन्होंने एक ऐसा किट बनाया है जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का मतलब फल सब्जियां, ठीक है, तो उनको स्टोर करके 7-8 दिन आराम से फ्रेश रख सकता है, मतलब शेल्फ लाइफ उनकी बढ़ जाती है। और किस तरह से वो करते हैं, जैसे 11th क्लास में कौन है, हाँ बायोलॉजी पढ़ी ना, उसमें फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की राइपनिंग कौन से केमिकल से होती है, कौन से कंपाउंड से होती है, इथिलीन, ठीक है। तो इनकी इक्विपमेंट में होता क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है कि इथिलीन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। और इन्होंने थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे काफी जोर दिया है। तो ये लगभग 250 किलो स्टोर करने वाला एक इक्विपमेंट यूनिट है, ये सिर्फ 10,000 का है। तो ये छोटा सा स्टार्टअप था, ठीक है, बट काफी सक्सेसफुल चल रहा है, और शायद ऐसा हो सकता है कि हम सपना में भी ये लगवाएंगे वन विभाग से। तो मोटा जो मैसेज है वो ये है कि आसपास आप अपने जो भी देश के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, उनको थोड़ा ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा सोचिए कि क्या आप कुछ सॉल्यूशन ला सकते हैं क्या। एक कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन अगर आपके पास होगा तो वो डेफिनेटली सक्सीड करेगा। तो स्टार्टअप्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब बहुत होती हैं। तो मोटा तौर पे बस 2 चीजें हैं, तो माइंड खुला रखिए, और दूसरा बहुत ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग साइड पे घुस गए तो भी बाद में कहीं पे भी जा सकते हैं, और बस मोटा यही है। IIT से रिलेटेड या गेट से रिलेटेड या UPSC से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। सर यूपीएससी क्या आप पूछना चाहते हैं सर? IAS की स्ट्रेटजी, IAS की स्ट्रेटेजी अभी तो थोड़ा एंजॉय करो, है ना, अभी 12th में हो, क्रॉस करने वाले हो, किस क्लास में आप? 12th में। चलो थोड़ा सा बस बहुत ही ब्रीफली बता देता हूँ। स्ट्रेटेजी के नाम पे यार सिंपली ये है, एक तो ओवरऑल सिविल सर्विसेज में 3 स्टेज होती है, CSE सिविल सर्विसेज एग्जाम में 3 स्टेज होती है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री में 2 पेपर्स होते हैं, GS और CSAT। ऐसे ही मेंस में भी कई सारे पेपर्स होते हैं, इंक्लूडिंग एक ऑप्शनल वाला, ठीक है। अब ऑप्शनल कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको अच्छे से आता हो और जिसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है। तो मान लीजिए जहां पे भी आप सपोज अगर आप इंजीनियरिंग करें और उसमें आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑप्शनल के तौर पे ले सकते हैं सिविल सर्विसेज में, ठीक है। और बाकी जो GS है वो तो अलग अलग बुक्स आएंगी कि उसका
बहुत डिटेल में जाने का मुझे बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं लग रही है इस स्टेज पे। क्यों, अब जैसे मान लीजिए पॉलिटी के लिए टेक्निकल बोला जाता है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बोला जाता है, बट सर अभी उतना लोड मत कीजिए। एटलीस्ट 1-2 साल दिमाग खुला रखिए, माइंड में ये मत सोचिए कि भाई यूपीएससी ही करना है। यूपीएससी से अच्छी भी कई चीजें हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर लीजिए, है ना। और अलग अलग लोगों से बात करते रहिए, आंखें अपनी खोल के रखिए, जहां पे कोई दिक्कत लगे वहां पे थोड़ा माइंड में सोचिए कि क्या किया जा सकता है। जो अभी मैंने ये बताया था कि इसको जिसने डेवलप किया है वो अभी कॉलेज में ही है, और कल ये परसों में भी मैंने इन्हें कॉल किया था, बट परसों ये कॉल उठा इसलिए नहीं पाए थे क्योंकि अरुणाचल के सीएम से बात कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने तो कोई यूपीएससी नहीं निकाला है ना। तो बस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक इच्छा हो। अब प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व थ्रू एनी वे, या तो आप गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, गवर्नमेंट में आके, गवर्नमेंट सिस्टम में आके, या फिर आप अगर प्राइवेट अपनी कैपेसिटी में ईदर थ्रू स्टार्टअप और इवन थ्रू एक्टिविज्म उससे भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपनी इन द सेंस बेस की। और कुछ बताइए सर। IFS और IFS सर एक इंडियन फॉरेन सर्विस भी होता है और एक इंडियन पुलिस सर्विस। सर इसमें अंतर कैसे डिफरेंस? इसमें देखो ऐसा है, अगर मान लीजिए कोई अगर इंडिया में या किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई ऑफिसर पोस्टेड है, वो खुद को IFS बोलता है, तो दैट वुड ऑटोमेटिकली मीन कि वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है, ठीक है। या फिर अगर कोई ये लिख देता है IFS, MP, मतलब वो IFS ऑफिसर है MP में, तो दैट अगेन ऑटोमेटिकली मीन्स कि वो फॉरेस्ट सर्विस का है। बट अगर कोई ऑफिसर जो दूसरे देश में है, एम्बेसडर हो या कोई भी हो, वो बोले कि भाई मैं IFS हूं इटली में, ठीक है, तो वो इंडियन फॉरेन सर्विस होगा। मतलब इस वाले IFS का और इस वाले IFS का काम या वर्क एरिया इंटरसेक्ट नहीं करता, बिल्कुल अलग अलग है। और हो सकता है कई बार ये पासपोर्ट ऑफिस में भी बैठे हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली में हो सकता है, या तो अगर दिल्ली में या पासपोर्ट ऑफिस में कहीं पे कोई IFS ऑफिसर मिलेगा तो वो इंडियन फॉरेन सर्विस वाला होगा, फॉरेस्ट सर्विस वाला नहीं होगा। बस मोटा मोटा। और किसी को कुछ पूछना हो बस माइंड खुला रखिए और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, और खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में ये बहुत कुछ चीजें अपनी हैबिट्स भी इम्प्रूव करिए। जैसे आपके अर्चना मैडम ने बर्ड वॉचिंग का भी कुछ चीजें कल्टिवेट करिए, अपना पर्सनैलिटी डेवलप भी करिए, ठीक है। क्लियर है सर? चलिए Thank you very much, sir, for providing lots of very important information to my students. ये लोग बहुत क्यूरियस होते हैं इस स्टेज में, और इनको थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो अपने टारगेट तक पहुंचा सकता है। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना टाइम जो है सर, स्पेशली मैहर से हमारे लिए यहाँ पर आए थे और आप लोगों से मिलने के लिए। तो और सर ने क्योंकि अभी कुछ ही ईयर्स हुए हैं और वो रिसेंटली उन्होंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो मुझे इसलिए लगा कि एक बेनिफिट जो है वो आपको मिल सकता है। तो इसके लिए मैं फिर से उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। थैंक यू सर। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट